एकनाथ शिंदे को जितने विधायकों की जरूरत थी उनके पास उससे ज्यादा है। उन्होंने 37 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल को भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि इन विधायकों ने आम सहमति से एकनाथ शिंदे को अपना नेता और भारत गोगावले को व्हिप चुना है। दल बदल कानून के प्रावधानों के अनुसार शिंदे 2/3 विधायकों का समर्थन मिलने पर पार्टी पर अपना दावा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल शिवसेना के 55 विधायक हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे को 37 पार्टी विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। डिप्टी स्पीकर को भेजे गए पत्र के बाद साफ है कि अब शिवसेना के नाम, निशान, झंडे और रंग पर एकनाथ शिंदे गुट का दावा बनता है। इस पत्र के बाद भी महाराष्ट्र के विधायकों का असम के गुवाहाटी पहुंचना जारी है। रेडिसन ब्लू होटल में शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ हैं। इनमें कुछ निर्दलीय भी हैं। मीडिया रिपोर्टों में अब शिंदे समर्थक विधायकों की संख्या 50 के करीब बताई जा रही है। साथ ही कई और विधायकों के उनके साथ आने की बात कही जा रही है। इस सिलसिले को देखते हुए अब यह पूछा जाने लगा है कि आखिर में क्या उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ 2-4 संजय राउत टाइप नेता ही बचेंगे। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने एकनाथ शिंदे समेत 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी दी है। इस याचिका पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। एकनाथ शिंदे ने मराठी में ट्वीट कर कहा, आप धमकी देकर किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपकी चाल के साथ साथ कानून भी जानते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार विधायी कार्यों के लिए व्हिप की आवश्यकता होती है, न कि विधायक दल की बैठकों के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। उन्होंने कहा कि 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के असली शिवसेना और असली शिवसैनिक हैं। इसके अलावा हम कानून भी जानते हैं, इसलिए हम इस तरह की धमकियों पर ध्यान नहीं देते। अरविंद सावंत ने कहा था कि उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के समक्ष याचिका दायर कर मांग की है कि 12 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए, क्योंकि वे कल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि बैठक से पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर वह बैठक में शामिल नहीं हुए तो संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। उनमें एकनाथ शिंदे, प्रकाश सूर्वे, तानाजी सावंतो, महेश शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीप भूमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसातो, यामिनी यादव, अनिल बाबरी, बालाजी देवदास और लता चौधरी का नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बिहार बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मामले की याद दिलाकर उद्धव ठाकरे के जख्मों पर नमक छिड़का। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने संजय राउत को भोंपू तक कह डाला। निखिल आनंद ने कहा कि उद्धव ठाकरे को दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की आह लगी है। इसके लिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को भगवान सजा देंगे। निखिल आनंद ने लिखा है कि सीबीआई भले ही सबूत न जुटा पाए और कोर्ट इसके अभाव में न्याय न दे पाए, लेकिन भगवान उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का इंसाफ जरूर करेंगे। निखिल आनंद ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत पर हमला बोलते हुए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बेबस बेटी दिशा सालियान और बिहारी बेटे सुशांत सिंह राजपूत की नृशंस मौत को अंजाम देकर सरकारी संरक्षण में जिस तरह सबूत मिटाया गया, उसकी आह लगनी थी। पिता उद्धव ठाकरे, पुत्र आदित्य ठाकरे और भोंपू संजय राउत को ईश्वर सजा देंगे। निखिल यही नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद एक बयान जारी कर और तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि हम सभी खुश हैं कि वैचारिक राजनीति के गद्दारों की पार्टी शिवसेना का पूरी तरह खात्मा तय है। ईश्वर से प्रार्थना है कि बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत और बेबस बेटी दिशा सालियान के हत्यारों, साजिशकर्ताओं और सबूत मिटाने वालों को उचित सजा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक दिन पहले तक हैरान परेशान दिख रहे संजय राउत और उद्धव ठाकरे के तेवर अचानक से बदल गए। संजय राउत को शरद पवार ने कौन सी बात बताई कि वे एकदम से देख लेने वाले अंदाज में बातें करने लगे। उद्धव ठाकरे ने भी कुछ इसी अंदाज में बागी विधायकों को लौटने के लिए 24 घंटे का वक्त दे डाला। संजय राउत ने कहा कि हमने जो करना था कर लिया। उन लोगों को बहुत सारे मौके दिए गए थे, लेकिन अब हमारी चुनौती है कि लौट कर आए। यही नहीं,
संजय राउत ने कहा कि बातचीत के सारे विकल्प दिए गए थे, लेकिन अब हमारी तैयारी पूरी है। हम फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल करेंगे। शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखकर बागी 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात को लेकर कहा कि वह महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं और भीष्म पितामह हैं। इस संकट को लेकर हम सभी एक दूसरे के संपर्क में हैं और साथ में हैं। उन्होंने बागियों को लेकर कहा कि वापस आने और बात करने का वक्त अब निकल चुका है। अब हमारा चैलेंज है, आप यहां आइए, हमारी ओर से पूरी तैयारी की गई है। हम हार नहीं मानेंगे और जीत हासिल करेंगे। संजय राउत के रुख पर जवाब देते हुए बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि जब एक पार्टी के 2/3 से ज्यादा नेता अलग गुट का दावा करते हैं तो फिर उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को हमसे बात करनी चाहिए और हम शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। गुवाहाटी में बैठे होने को लेकर विधायक ने कहा कि हमें जब भी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बुलाएंगे हम लौट आएंगे। हमारे ऊपर दबाव बनाते हुए वे कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतर जाएंगे। यह धमकी देने की मानसिकता है। उनके कार्यकर्ता विधायकों को घेरते हैं, उनके पीछे अपनी गाड़ियां लगा देते हैं। हम इसीलिए मुंबई से भागकर यहां आए हैं क्योंकि वे हमें धमकियां देते हैं, गाड़ियों को घेरते हैं। मेरे अंदर साहस है, इसलिए मैं उनके मुकाबले खड़ा हो जाता हूं। लेकिन अन्य लोगों का क्या है? यदि हम शिवाजी की बात करते हैं तो उन्होंने महिलाओं की रक्षा की थी। अब ये कहते हैं कि हम सड़क पर उतर जाएंगे। क्या वे महिला विधायकों को धमकाने के लिए ऐसा कह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कई दिनों से जारी महाराष्ट्र संकट से यह तो तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी जानी तय है। बस कुछ बयानबाजी, हंगामा, विधानसभा में उठापटक और कानूनी दांवपेच होना बाकी है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को चाहे जितना डराएं, धमकाएं, लेकिन दल बदल कानून के तहत किसी की सदस्यता भी जाने वाली नहीं है। असली खतरा तो उद्धव ठाकरे को है, जिनके साथी एकनाथ शिंदे कुछ वैसा ही खेल खेल रहे हैं जैसे पशुपति पारस ने चिराग पासवान के साथ खेला। पशुपति पारस ने एक झटके में एलजेपी को चिराग मुक्त कर दिया। एकनाथ शिंदे भी शिवसेना को ठाकरे मुक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस तरह बगावत हुई है, उसके चलते सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि पार्टी पर भी खतरा मंडराने लगा है। एकनाथ शिंदे भी शिवसेना के 2/3 विधायकों को अपने साथ जोड़ रखे हैं और अब अगला कदम पार्टी को अपने हाथों में ले लेने का है। ऐसे में गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों ने बैठक कर एकनाथ शिंदे को विधायक दल का अपना नेता चुन लिया। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को यह बता दिया गया है कि असली शिवसेना यह है। इससे साफ है कि शिवसेना पर काबिज होने के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह और झंडे को लेकर भी घमासान छिड़ सकता है। नेता शिंदे के साथ विधायकों की संख्या इतनी है कि अगर शिवसेना 2 फाड़ होते हैं तो उन पर दल बदल कानून का भी खतरा नहीं होगा। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 56 विधायक जीते थे, जिनमें से एक विधायक का निधन हो चुका है। इसके चलते 55 विधायक फिलहाल शिवसेना के हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ 37 विधायक शिवसेना के हैं। इस तरह से एकनाथ शिंदे अगर कोई कदम उठाते हैं तो दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी नहीं होगी। शिवसेना के 2 फाड़ होने की पूरी संभावना दिख रही है। ऐसी स्थिति में शिवसेना को भी कब्जाने की जंग उद्धव और शिंदे के बीच छिड़ सकती है। इस तरह शिंदे खेमा शिवसेना के साथ साथ पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष और बाण पर दावा कर सकते हैं। ऐसे में शिवसेना पर काबिज होने की जंग उद्धव और एकनाथ शिंदे के बीच छिड़ती है तो मामला चुनाव आयोग से कोर्ट तक पहुंच सकता है। आखिर क्या है? पार्टी सिंबल का कानून और शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच तलवार खींचती है तो फिर किसके हिस्से में आएगा? लेकिन सांसदों की संख्या अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है। इसके अलावा संगठन के नेताओं को लेकर उद्धव और शिंदे को अपनी अपनी ताकत दिखानी होगी। इसमें जो भारी पड़ेगा उसी का कब्जा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में कांग्रेस के पीछे पीछे भले ही सीपीएम के नेता घूमते रहते हैं और कांग्रेस के लगभग हर फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन हकीकत में यह है नहीं। सीपीएम और कांग्रेस के बीच तलखी इतनी बढ़ गई है कि एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के दफ्तर में घुसकर खूब तोड़फोड़ मचाई। घटना वायनाड की है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं।
तोड़फोड़ वायनाड स्थित सांसद कार्यालय में हुई है। पार्टी ने हमले में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई की भूमिका का आरोप लगाया है। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि एसएफआई के झंडे लिए हुए गुंडे राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय की दीवार पर चढ़े और उसे तोड़ दिया। केसी वेणुगोपाल ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि दोपहर करीब 3 बजे एसएफआई कार्यकर्ताओं और नेताओं के एक समूह ने वायनाड सांसद राहुल गांधी के कार्यालय पर जबरन आक्रमण कर लिया। उन्होंने कार्यालय के लोगों के साथ ही राहुल गांधी के कर्मचारियों पर भी बेरहमी से हमला किया। हमें इसका कारण अभी नहीं पता। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उनका कहना है कि वे बफर जोन के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस मामले में राहुल गांधी की क्या भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर उस मुद्दे में कुछ भी करने योग्य हो सकता है तो वो केरल के मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जा सकता है। राहुल गांधी के कार्यालय पर हमले को लेकर चिंता जाहिर करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वायनाड के आम लोगों को देखकर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को उनके हस्तक्षेप के लिए पत्र लिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि एसएफआई के लड़के किस हिसाब से राहुल गांधी के कार्यालय तक मार्च कर रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि यह घटना पुलिस की उपस्थिति में हुई और इसमें सीपीएम की भी साजिश नजर आती है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इस घटना में सीपीएम नेतृत्व की स्पष्ट साजिश नजर आती है। पिछले 5 दिनों से ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। उसके बाद भी मुझे नहीं पता कि केरल सीपीएम केंद्र सरकार की तरह वायनाड सांसद पर हमला करने के रास्ते क्यों जा रही है। मुझे लगता है कि सीताराम येचुरी जरूरी कार्रवाई जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे और संजय राउत चाहे जितनी शेखी बघार रहे हों, कांग्रेस और एनसीपी भले ही यह दावा कर रही हो कि एमवीए सरकार का संकट टल जाएगा, पर हकीकत यह है कि न तो कांग्रेस और न ही एनसीपी को इस बात का भरोसा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार बच जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस और एनसीपी कोटे के मंत्रियों ने 4 दिनों में विकास संबंधी कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए की निधि जारी करने का आदेश दिया। जिन विभागों द्वारा निधि जारी की गई उनमें से अधिकांश गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के नियंत्रण वाले हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी ये सभी आदेश महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। सरकार की वेबसाइट पर मौजूद डाटा के अनुसार महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के समय यानी 20 से 23 जून के बीच विभिन्न विभागों ने कुल 182 सरकारी आदेश यानी जीआर जारी किए, जबकि 17 जून को 107 ऐसे सरकारी आदेश पारित किए गए। तकनीकी तौर पर इन्हें जीआर कहा जाता है, जो विकास संबंधी कार्यों के लिए धन जारी करने की मंजूरी देने वाला एक आवश्यक अनुमोदन आदेश होता है। आंकड़ों के अनुसार 20 से 23 जून के बीच सोमवार को सबसे कम 28 जीआर जारी किए गए। अगले दिन 21 जून को 66 जीआर जारी किए गए। पिछले 2 दिनों में 22 और 23 जून को सरकार ने 44 और 43 आदेश जारी किए। सोमवार से राकपा और कांग्रेस के नियंत्रण वाले विभागों में जीआर जारी करने की होड़ मच गई और इस अवधि में जारी 182 आदेशों में से 70% से अधिक आदेश इन दलों द्वारा नियंत्रित विभागों ने ही जारी किए। कांग्रेस द्वारा नियंत्रित राज्य जनजातीय विकास विभाग द्वारा कुल 1000 करोड़ रुपए से अधिक के जीआर जारी किए गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं राकपा नेता अजीत पवार के नियंत्रण वाले वित्त विभाग की ओर से जारी एक जीआर के बाद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि बढ़कर कुल 319 करोड़ रुपए हो गई है। सत्तारूढ़ दल द्वारा जारी इन मंजूरी को लेकर भाजपा ने ऐतराज जताया है। बीजेपी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से इन प्रस्तावों पर रोक लगाने की मांग की है। महाराष्ट्र के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री गुलाब राव पाटिल ने 17 जून को एक ही दिन में 84 से अधिक जीआर जारी किए। इनमें से अधिकतर आदेश धन की मंजूरी, प्रशासनिक मंजूरी और विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन से संबंधित थे। भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने राज्यपाल कोश्यारी से हस्तक्षेप करने और सरकार द्वारा पारित जीआर की भीड़ पर अंकुश लगाने की अपील की। उन्होंने राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसमें मांग की कि पिछले 48 घंटों में एमवीए द्वारा लगभग 160 सरकारी प्रस्ताव जारी किए गए जो संदिग्ध लग रहे हैं। मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और इस पर अंकुश लगाने का अनुरोध करता हूं। साल 2019 में महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से मौजूदा राज्य सरकार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा है।
एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायक समर्थकों के साथ सूरत होते हुए असम में डेरा जमाए हुए हैं। बता दें कि मौजूदा उद्धव सरकार पर संकट के बादल 20 जून को विधान परिषद के चुनाव के कुछ घंटों बाद ही छाने लगे थे, जब बीजेपी अपने 5वें उम्मीदवार को जिताने में सफल रही। परिणाम आने के बाद से ही शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे से पार्टी का संपर्क टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जारी सत्ता संघर्ष में अब राज ठाकरे ने अपने स्टाइल में एंट्री मारी है। राज ठाकरे ने पोस्टर लगाकर शिवसेना से पूछा, कैसा लग रहा है अब? एमएनएस का यह तंज उद्धव ठाकरे और संजय राउत को चुभा तो बहुत होगा, लेकिन मौका ऐसा है कि वो पलटवार भी कैसे करें। मुंबई के साकीनाका इलाके में एमएनएस का यह पोस्टर लगा है। हनुमान चालीसा विवाद में राज ठाकरे की शिवसेना से भिड़ंत हुई थी। अजान विवाद में भी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे सरकार के सामने खुलकर खड़े हो गए थे। उन्होंने सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने को लेकर अल्टीमेटम दिया था। शिवसेना में बगावत के कारण महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार संकट में पड़ गई है। बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने उद्धव के पैरों तले जमीन खिसका दी है। सारे हथियार डालने के बावजूद उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ गए बागी विधायकों को अपने खेमे में नहीं ला पाए हैं। शिंदे की तुलना में संख्या बल में वो फिसड्डी साबित हुए हैं। इसे देखते हुए उनकी सरकार के भविष्य पर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है। सर्जरी करने वाले डॉक्टरों ने बताया था कि वो अगले 2-3 महीनों में सामान्य गतिविधियों को जारी कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।